स्पेशल एजुकेटर होता है, तो उसका रोल क्या होता है स्कूल के अंदर? अगर सिटिंग नहीं है तो उनको किस तरीके से सिटिंग कराना है, एजुकेशन नहीं है तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, एजुकेशन कैसे स्टार्ट करना है, कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करना है। जो आजकल एडीएचडी, ऑटिज्म, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट इशू, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये बच्चों के साथ बड़ा नॉर्मल हो गया है, तो आपको मेन रीज़न क्या लगता है इसका? जॉइंट फैमिली कम हो गई है, हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया है, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, तो ये 2-3 चीज़ें जो ऐसी हैं ना जो बच्चे के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट हुआ है। ठीक है, बच्चा स्क्रीन देख रहा है, तो वो किस तरीके से उसको अफ़ेक्ट करता है? बच्चे का जो माइंड होता है ना 0 टू 5 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को हैंडल और इन्वॉल्व करने के लिए अब नैनी से ज़्यादा एक केयर गिवर चाहिए। बिल्कुल, पर बच्चे के साथ अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। एडीएचडी और ऑटिज्म जैसे इशू पे लोग बात भी करते हैं और थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी है। बट इन इशू के अर्ली इंटरवेंशन और प्रिवेंशन के रिगार्डिंग कम बात होती है। तो आज की हमारी गेस्ट है मिसेस सुधा जी, शी इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड थेरेपिस्ट। आज हम इनसे बात करेंगे इन इशू के अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन पे। वेलकम मैम। अब मैं पूछना चाहूँगा लेटेस्ट स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन बच्चों के साथ कुछ बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट इश्यू होते हैं, तो क्या स्कूल वाले उन्हें एडमिशन दे देते हैं? और कभी ऐसा तो नहीं होता कि उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हो? नहीं, एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि हर बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल भी बनाया है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगी उनके लिए। तो कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता आपको एडमिशन देने से। ओके मैम। लेकिन मैम नॉर्मली ये देखा गया है जो स्कूल वाले होते हैं, जो टीचर होती है, वो ना कभी-कभी जिन बच्चों के साथ कुछ बिहेवियरल और डेवलपमेंट इश्यू होते हैं, लाइक ऑटिज्म, एडीएचडी, स्पीच डिले, तो उनको हैंडल नहीं कर पाती है। जिस वजह से या तो वो टीचर कहती है कि हम इस बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप कहीं और एडमिशन ले लो, या फिर ऐसा होता है कि वो बच्चे की कंप्लेंट करती है, उसकी बिहेवियरल इश्यू की कंप्लेंट करती है पेरेंट्स से। हाँ, कई स्कूल में ऐसा देखने को आया है, बट होना ये चाहिए कि जो स्पेशल एजुकेटर है, स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है, वो बच्चे को कोऑपरेट करे, हैंडल करे। साथ ही साथ वो टीचर को भी गाइड करे, जो नॉर्मल टीचर है, उन्हें भी गाइड करे कि किस तरीके से उस बच्चे को सेटल करना है क्लासरूम में। लेकिन मान लीजिए किसी पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पा रहा किसी भी वजह से, कोई उसका बिहेवियरल इश्यू है, वो बोल नहीं पा रहा, तो वो क्या करे बेसिकली? देखिए, जो माइल्ड है बच्चा या मॉडरेट है, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो अगर सीवियर है या मॉडरेट है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि पहले वो थेरेपी करा ले, थोड़ा-सा बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाए, थोड़ा सेटिंग आ जाए, तो फिर वो स्कूल में उसको डालें। ओके। कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि स्पेशल एजुकेटर होता है, तो उसका रोल क्या होता है स्कूल के अंदर? स्पेशल एजुकेटर का मेन जो रोल होता है ना, जो स्पेशल बच्चे हैं, अगर सीटिंग नहीं है तो उनको किस तरीके से सीटिंग कराना है, एजुकेशन नहीं है तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, एजुकेशन कैसे स्टार्ट करना है, कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करना है। मतलब स्पेशल एजुकेटर का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट करना बच्चों का, ना कि सिर्फ एजुकेशन। मतलब हर तरीके से बच्चे को डेवलपमेंट करना ही स्पेशल एजुकेटर का काम है। क्या स्पेशल एजुकेटर जिन बच्चों के साथ इश्यूज़ होते हैं, तो वो दूसरों बच्चों के साथ उन्हें घुलाते-मिलाते हैं? मतलब ताकि वो उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ? बिल्कुल, करना भी चाहिए। जितने भी स्कूल में अगर स्पेशल एजुकेटर है, तो उन्हें 15 मिनट, हाफ एन आवर का एक्टिविटी बच्चों के साथ करना चाहिए। और पेरेंट्स को सिर्फ़ टीचर से बात करनी चाहिए या स्पेशल एजुकेटर से भी बात करनी चाहिए अपने बच्चे के रिगार्डिंग? पेरेंट्स को पहले स्पेशल एजुकेटर से बात करना चाहिए। उसके बाद फिर टीचर से मतलब स्पेशल एजुकेटर, टीचर और पेरेंट्स इन तीनों का ग्रुप में डिस्कशन होना चाहिए कि हमारे बच्चे के ऊपर किस तरीके से काम करना है और कैसे घर पे भी हम इसको कम्युनिकेशन करें या उसके डेवलपमेंट करें ओके। ताकि वो अंडरस्टैंडिंग मेन जो है अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग पे काम करे कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि स्कूल में बैठना है वहाँ एक्टिविटी करना है या मैम की बात को मानना है रेपो बिल्डअप करना होता है। ठीक है मैम, आपने काफ़ी अच्छा बताया क्योंकि एडमिशन जस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये बड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके साथ-साथ मैं पूछना चाहूँगा मैम, जो आजकल एडीएचडी, ऑटिज्म, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट इश्यू, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये बच्चों के साथ बड़ा नॉर्मल हो गया है, तो आपको मेन रीज़न क्या लगता है इन सब चीज़ों का? इसका कोई एक रीज़न तो नहीं है बट हाँ, कुछ है इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे बच्चे को क्या है जॉइंट फैमिली कम हो गई है, हमारा लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। तो ये 2-3 चीज़ें जो ऐसी हैं ना जो बच्चे के ऊपर बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो इसका असर पड़ता है? बिल्कुल। किस तरीके से? पेरेंट्स जो है
अपने बच्चों के ऊपर टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका मोस्टली टाइम बाहर निकल जाता है। तो बच्चे जब अकेले रहेंगे तो वो क्या करेंगे? आप खुद सोचो, बच्चे अगर अकेले रहेंगे तो वो क्या करेंगे? मोबाइल मोबाइल, टीवी साइड इफ़ेक्ट। और इसके अलावा एक्सेसिव मोबाइल बहुत देखते हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है और नॉर्मली मैं पर्सनली बताऊँ तो क्या होता था कि जब बच्चा हमारी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या टाइम माँगता था हमसे, तो हम उसे मोबाइल दे देते थे। तो आपके हिसाब से इसका क्या असर पड़ता है बच्चे पे? ये जो आपने जैसे बताया कि मोबाइल दे देते थे, उसी का साइड इफ़ेक्ट होता है, बच्चे के माइंड के ऊपर हुआ, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम हुई बच्चे के अंदर, जो अटेंशन की प्रॉब्लम हो गई या एडीएचडी वगैरह हुआ, तो ये मोबाइल का ही साइड इफ़ेक्ट हुआ। मतलब मोबाइल किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट करता है? ठीक है, बच्चा स्क्रीन देख रहा है, तो वो किस तरीके से उसको अफ़ेक्ट करता है प्रॉपरली? बच्चे का जो माइंड होता है ना, 0 टू 5 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सेंसिटिव पीरियड है ये, इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा अगर टीवी पे देख रहा है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, रेडिएशन वगैरह कह लीजिए, या वो जो स्क्रीन टाइम है उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे बच्चे एक तरह से लॉस्ट हो जाते हैं। मतलब मोबाइल की चीज़ें देख रहे हैं, वो देखते हैं उसी में खो जाते हैं। वो इतना डीपली खो जाते हैं कि साइड में कौन आवाज़ दे रहा है, क्या होता है, वो धीरे-धीरे वो चीज़ भूलने लगते हैं। तो आप इसे कह सकते हो कि जो अटेंशन होती है वो सारी मोबाइल और टीवी पे चली जाती है और वो सारी जगहों से कट जाती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से एक्सेसिव मोबाइल और स्क्रीन हाँ। उनको अफ़ेक्ट करती है। कुछ साइन होते हैं कि देखिए अगर हम एडीएचडी की बात करें, ऑटिज़्म की बात करें, हम कुछ डिसऑर्डर या बिहेवियरल डेवलपमेंट इश्यू की बात करें, तो कुछ साइन होते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि बच्चे की में कोई बिहेवियरल डेवलपमेंट इश्यू है? हाँ, बहुत सारी बातें हैं जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा है, वो आप उसे बुला रहे हैं, नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आप जैसे उसे बुला रहे हैं, आ जाओ, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, वो अपने आप में खोया हुआ है। तो इसको नोटिस कर सकते हैं। सेकंड थिंग से वो 2-3 बच्चों के साथ खेलेगा नहीं। अगर बच्चे आपस में खेल रहे हैं, पर वो अलग खेलना पसंद करेगा। वो बच्चों के बीच में रहना पसंद नहीं करेगा। अपने आप में खेलना पसंद करेगा। अगर घर में भी है, तो साइड में जाके अपने टॉय से खेल रहे हैं या मतलब अपने आप में ही खेलना वो पसंद करेगा। सोशली मिक्स नहीं होता। सोशली मिक्स नहीं होते। फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गई है। बच्चों के साथ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम है एंड हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है। वाइफ की भी कुछ अपनी एस्पिरेशन, ड्रीम्स हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बच्चे को हैंडल और इन्वॉल्व करने के लिए अब नैनी से ज़्यादा एक केयर गिवर चाहिए? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, कोई भी हो, मदर भी अगर बच्चे के लिए सैक्रिफाइस 5 इयर्स तक कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है। मेन जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 5 इयर्स तक का होता है। तो अगर आप मदर को अगर एडजस्ट कर लेती है 5 इयर्स कैरियर, तो बाद में 5 इयर्स के बाद भी स्टार्ट किया जा सकता है। पर बच्चे के साथ अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैम ऐसा भी होता है ना कि समटाइम्स ये यू आर ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा हमें, जैसे पार्ट टाइम कर लीजिए, अगर जॉब इतना नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है तो पार्ट टाइम कर सकते लेकिन हैं। पार्ट टाइम भी तो 4 घंटे या 5 घंटे तब चाहिए क्योंकि 4 घंटे ठीक है, हुँ, 4 घंटे तक वो रह सकती है नैनी के साथ या जो केयर करने के लिए है। बट उसके बाद तो माँ को मिल का प्यार उसे बच्चे को मिलेगा ना, माँ का साथ तो बच्चे को मिलेगा ना। जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। तो दैट्स व्हाई हमें कोई आप कह रहे हो कि देखो आजकल क्या होता है दादा-दादी भी अवेलेबल नहीं हो पाते समटाइम बिल्कुल, बिकॉज़ फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गई। बिल्कुल, अब चलो मदर को 1 साल बाद ऑफ़िस रिजॉइन करना है क्योंकि हमारे लाइफ़स्टाइल एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ ब चुके हैं कि सिंगल हैंडेडली हस्बैंड नहीं मैनेज कर सकता। मुश्किल है, सही बोल ठीक है? अगर वो 1 साल बाद भी जॉइन कर रही है, तो अब ना ही बच्चे के पास दादा-दादी है और ना ही मदर है, फादर है और आपको पता ही है नैनीज़ और प्री-स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, कहीं न कहीं वो भी डिस्टर्ब करता है पेरेंट्स को, जो आप केसेज़ देखते हो। तो आपको लगता है कि यार एक ऐसा केयर गिवर जो कि नैनी से ज़्यादा हो, जिसको इन चीज़ों की समझ हो, बच्चे की डेवलपमेंट की समझ हो, वो अगर बच्चे के साथ हो, तो माँ-बाप भी थोड़ा-सा परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल। तो कि उस मान लो फिर एग्ज़ाम्पल तो उसका रोल क्या होना चाहिए? मतलब अगर हम ये अज़्यूम करें या विजुअलाइज़ करें उस केयर गिवर का। मेन ये होना चाहिए कि उनके उसके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए। ओके। बच्चे के साथ टाइम बिताना है, एक बच्चा है वो बड़े की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। तो बच्चे के साथ काम करने के लिए, उसके साथ टाइम बिताने के लिए, उसे कुछ लर्निंग सिखाने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी को भी आप घर में रखिए या सिलेक्शन कीजिए तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर पेशेंस है या नहीं है। वो बच्चे के साथ काम कर सकती है, बच्चे के साथ रह सकती है कि नहीं रह सकती है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए नॉर्मली क्या है आपने भी केसेस देखे हैं कुछ मेड्स होती है, माँ-बाप चले जाते हैं, वो बच्चे के साथ कैसा बिहेव करती है ना? और कुछ स्कूल्स में क्या होते हैं कि जो मेड्स होती है या समटाइम वन ऑफ द टीचर उनको ना उनमें पेशेंस नहीं होती पहली चीज़। दूसरी चीज़ ना ही उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि आपको बच्चे के साथ कैसे डील करना है अगर बच्चा ज़्यादा टेंट्रम कर रहा है या बच्चे में कोई इश्यू है ना? कोई बिहेवियरल डेवलपमेंट इश्यू है, हाइपर एक्टिविटी है, कुछ भी है। तो क्या होता है अल्टीमेटली वो अपना सारा गुस्सा बच्चे पे उतार देते हैं। क्या मतलब अगर आप विजुअलाइज़ करें तो
क्या करना चाहिए माँ-बाप को कि यार हमारा बच्चा सेफ भी रहे और ऐसे इश्यू भी डेवलप ना हो? थोड़ी मैच्योर, जो पहले से बच्चों के साथ काम कर चुकी, थोड़ी एजुकेटेड पर्सन हो, जो समझ सके बातों को, बच्चे को केयर कैसे करना है, इन चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग हो। तो आपको लगता है कि जैसे पहले कोई नैनी का रोल हुआ करता था या मेड का रोल हुआ करता था, मैं बेसिकली कहूँगा मेड का रोल जो हुआ करता था वो घर से लेकर बच्चे को संभालने तक का होता था, घर के काम भी करने का। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ये इश्यू आ रहे हैं, अब मेड को भी कहीं न कहीं इन इश्यूज़ की जानकारी होनी चाहिए प्लस इनको प्रिवेंट कैसे करना है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर उन्हें नहीं भी है तो हमें थोड़ा-सा अपनी तरफ से लर्निंग देना चाहिए। लर्निंग कैसे दे सकते जैसे उस टाइम टू टाइम उसे ट्रेन कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे को ये नीड है, या इस वे पहले रेपो बिल्डअप करो, इसके साथ प्ले करो, इसके साथ कमांड फॉलोइंग थोड़ा-सा आप करो। बच्चे को फ़ील होना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ सेफ हूँ। इसके बाद फिर वो एक बार अगर रेपो बिल्डअप हो जाता है, इन बच्चों के साथ ये है कि अगर एक बार रेपो बिल्डअप हो गया, फिर आप जैसे कहोगे वो वैसे करेंगे आपके लिए। पहले क्या होता था, जो दाई माँ, आया ये सब हुआ करती थी, उनके खुद के भी 4-4 5-5 बच्चे हुआ करते थे, है ना? और वो फैमिली में मैं कहूँगा इन्वॉल्व नहीं होती थी, वो फैमिली का पार्ट हुआ करती थी। तो उन्हें ये भी पता होता था कि बच्चे की केयर कैसे करनी है फिज़िकली, है ना? इमोशनली तो मैं कहूँगा कि हम एज़ एन इंडियन हम सभी थोड़ा-थोड़ा दूर है ना? लेकिन उन्हें ये पता था कि बच्चे की केयर कैसे करनी है फिज़िकली, चाहे उसकी मालिश करनी हो, चाहे उसकी बैबलिंग आनी स्टार्ट हो, ये सब। लेकिन आजकल जो ट्रेंड हो गया है, जो नैनीज़ या मेड्स हैं, उनका जो ध्यान है बच्चे पे, उसको शांत करने पे ज़्यादा रहता है, आई फ़ील सो। देखिए, इस चीज़ के लिए सभी के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई ऐसी हैं जो माँ से भी बढ़ के कर देती हैं बच्चे के लिए। कई जगह हमने देखा है, मेरे जो पेशेंट थे, बहुत अच्छे उनको मिले कि वो उन्होंने बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। मतलब ये नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं थी वो। अपने तरीके से उन्होंने बच्चे के साथ काम किया और बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें थोड़ी-सी नॉलेज हो और थोड़ा-सा वो अवेयर हो, तो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर हाँ, सकता है। बिल्कुल। मैम अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्या होता है कि मान लो किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे में कोई बिहेवियरल डेवलपमेंट इश्यू दिख रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन या किसी डॉक्टर के पास भागना चाहिए या मतलब व्हाट शुड देम डू? अगर बच्चे में आपको लग रहा है कि हाँ, प्रॉब्लम है, कुछ नॉर्मल बच्चों से कुछ डिफरेंट है, तो उन्हें एक चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, या थेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अगर इश्यू है तो वो थोड़ा ऑब्ज़र्व करे, थोड़ा टाइम ले, पर्टिकुलरली सेल्फ असेस करे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे बच्चे मान लो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या बच्चे आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें वो काम कर सकते हैं। बच्चों को समझे कि वो आखिर किस टाइम पे वो कर रहा है, ये प्रॉब्लम जब वो कर रहा है तो उसके पहले क्या, मतलब मेन जो है हमारा बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसे टाइम देना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक तो स्क्रीन टाइम है, तो चलो जैसे अब बहुत पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आ गई है कि स्क्रीन टाइम की वज़ह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसे स्क्रीन टाइम से हटाकर खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। बच्चे के साथ प्ले करना, एक्टिविटी करना, इससे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इश्यू अराइज़ भी हो रहा है, तो वो रादर देन बच्चे के साथ आने की बजाय लाइक यू आर अ थेरेपिस्ट, यू रन द किड्स ब्लेसिंग सेंटर, तो वो आपसे नॉर्मली आके कंसल्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल। मतलब नियर बाय किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं और एक ऑब्जर्वेशन पीरियड ले सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पास भी बच्चे आते हैं जो 1.5 इयर्स के होते हैं, तो मैं उनकी थेरेपी स्टार्ट नहीं करती। ओ हाँ, मैं कहती कि आप 6 मंथ और वेट कर लो, और जो मैं जैसे उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसके साथ प्ले कीजिए, इमिटेशन कीजिए, अटेंशन उसके साथ खेलिए, बबल्स के साथ खेलिए, बॉल प्ले कीजिए। तो अगर वो करते हैं तो अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कंसल्ट करना 2 इयर्स फिर हाँ, तो आपका कहना है कि एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पीरियड होना चाहिए होना बच्चे के चाहिए। लिए। मैम अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या होता है कि अगर मान लो कोई इश्यू है, तो वो डायग्नोज़ कैसे हो? और राइट डायग्नोज़ कैसे हो? बच्चों के साथ मान लीजिए कोई बिहेवियरल डेवलपमेंट इश्यू है, तो वो राइट डायग्नोज़ कैसे होगा? क्योंकि क्या होता है, हर एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन अलग होती है। वो कहते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़्म है, एडीएचडी है या कोई और बीमारी है, तो पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। राइट डायग्नोसिस कराने के लिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जहाँ पर वो असेसमेंट करके क्लियर करते हैं कि एडीएचडी है, ऑटिज्म है, या डिले स्पीच है, ओके, या तो ऐसी चीज़। चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्या होते हैं मतलब और वो कैसे करते हैं? चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट जो भी जिनके पास जाना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो एक असेसमेंट करने का टूल्स बने हुए हैं। वो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे का असेसमेंट करती है, और जो चाइल्ड डॉक्टर होते हैं वो सिम्पटम्स वगैरह केवल देख के वो बताते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। उनके पास कोई टूल्स नहीं है
जिससे वो असेसमेंट करेंगे। ओके, आप कह रहे हो कि चाइल्ड डॉक्टर के पास लाइक पीडियाट्रिशियन उसके पास कोई टूल्स नहीं होते हैं, बस वो सिम्पटम्स नोटिस कर सकते सिम्पटम्स हैं। नोटिस कर लेकिन बाद में क्या होगा वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लाइक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट उनके पास रेफर करेंगे, जहाँ पर उनके पास टूल्स होंगे और प्रॉपर असेसमेंट करेंगे एंड देन आपको रिजल्ट देंगे रिजल्ट। कि ये इश्यू क्या है एक्चुअली। मेडिसिन वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं वो डॉक्टर ही जो ऑटिज़्म के स्पेशलिस्ट होते हैं या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो असेसमेंट है वो साइकोलॉजिस्ट करती है, वो स्पेशल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ही वो करते हैं, करेंगे। ठीक है मैम। मैम एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी होती है और एडीएचडी में एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी होता है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें कि एक बच्चे में जिसमें हाइपर एक्टिविटी है, कहीं वो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर तो नहीं है या वो नॉर्मल है? हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं ना, वो आपके प्ले टाइम पे हाइपर एक्टिव होंगे, ओके। ठीक है? अगर वो कुछ एक्साइटेड हो रहे हैं तो हाइपर एक्टिव में काम करेंगे। लेकिन जब वो उनको कोई काम करना है या कहीं आप बाहर जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं, किसी रिलेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ वो अपने हाइपर एक्टिव को नहीं दिखाएँगे। वहाँ एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह बिहेव करेंगे, नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। पर जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसमें बच्चा है कि वो हमेशा ही हाइपर एक्टिव रहेगा। चाहे आप मॉल में भी जाओगे तो वो रन करते रहेगा, भागते रहेगा। अगर आप बैठाओगे तब भी वो उठ जाएगा। मतलब एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे। अपने मतलब जंप करना, सोफ़े के ऊपर जंप करना या मतलब वो एक्टिव रहते हैं। इवन एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप नॉर्मल हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव बच्चे को डिसऑर्डर के बच्चों को एक साथ बैठाते हैं और अगर आपने कलरिंग करने के लिए दे दिया, तो जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, वो आराम से ईज़िली उनका फ़ोकस उस कलरिंग पेपर पे है और वो उनको करना है। लेकिन जो हाइपर एक्टिव बच्चा है वो भी करेगा भी, तो उसकी जो आई मूवमेंट्स है ना वो इनके हैंड चलते रहेंगे पर वो इधर इधर देखना है, उधर देखना है, फ़ोकस नहीं होता है वो उनका। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एडीएचडी। एडीएचडी, मतलब वो उसकी अटेंशन अटेंशन नहीं रहेगी, अटेंशन बिल्कुल। डेफिशिएंसी रहेगी और हाइपर एक्टिविटी भी टोटल सारे टाइम रहती है। अब मैम क्या होता है कि कुछ बच्चे बड़ा लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये स्पीच डिले है या ये भी किसी तरह का डिसऑर्डर है? नहीं, स्पीच डिले है। स्पीच डिले है मतलब ये हुँ। पता कैसे लगेगा? क्योंकि सम टाइम हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो कहते हैं कि ये किसी तरह का डिसऑर्डर है, एडीएचडी है, ऑटिज़्म है कि बच्चा बोल नहीं रहा। स्पीच डिले का जब आपको अगर स्पीच डिले के बारे में अगर जानना है, तो उसमें बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। वो हर एक काम को परफेक्टली कर लेगा। सिर्फ बोलना नहीं है, उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया है। उसकी कमांड फॉलोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है। आप बोल रहे हो बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, कलर करो, कलर कर लेगा, पानी लेकर आओ, पानी लेकर आ जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट स्पीच डिले होता है, इस बोलता नहीं है सिर्फ। लेकिन जो ऑटिज़्म और एडीएचडी के बच्चे, वो आपकी बात को ही नहीं सुनेंगे। तो इसमें मैम कुछ आपको आइडिया है कि एक बच्चे की स्पीच कब स्टार्ट हो जानी चाहिए? बच्चे का 9 मंथ से स्पीच आना शुरू हो जाता है। बैबलिंग स्टार्ट बैबलिंग करते से स्टार्ट हो जाता है। 1 ईयर आते-आते बच्चा 1 वर्ड, 2 वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे पापा, मम्मा, दे दो, हैं? आओ, इतना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा बेटर स्पीच डेवलपमेंट कब तक होती है बच्चे की? 1.5 साल, 2 साल कब? 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक वो सारी चीज़ें सीख जाता है बोलने वाली नहीं, नॉर्मल लाइक 2 वर्ड्स उसमें आ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, तो उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लो, जो उनका लैंग्वेज डेवलप हो जाता है। पर मोस्टली बच्चे में 2 वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे मम्मा आ जाओ, डॉगी देखो, डॉगी आ गया। मतलब छोटे-छोटे जो सेंटेंस है वो डेवलप हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी केस में किसी माँ-बाप को दिखता है कि 1 साल तक बच्चे की बैबलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। हाँ। अब मान लीजिए वो नोटिस करते हैं कि भई नहीं हुई, हुँ। तो उनको ऑब्जर्वेशन पीरियड या फिर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। ओके। कि अगर 1 साल तक भी बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है, तो फिर उनको उसके ऊपर बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको जैसे बैबलिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। वो खुद से वो बच्चे के साथ प्ले करे। अगर उसके बाद भी 1.5 तक भी कुछ भी नहीं होता है या मोस्टली 2 इयर्स तक वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपका कहना है कि किसी बच्चे में इश्यू दिखते हैं तो मिनिमम आपको 3 टू 6 मंथ्स का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड लेना चाहिए बिल्कुल। और बच्चे के साथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट तक। हाँ। अब मैम हमने इन इश्यूज़ के बारे में बात करी। अगर मैं ये बात करूँ कि हाँ, पेरेंट्स को पता लग गया ये इश्यू है, तो अर्ली इंटरवेंशन में उन्हें क्या करना चाहिए? आप मान लीजिए पेरेंट्स को पता लगता है कि हाँ भाई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जब हम उसे कॉल करते हैं उसके नाम से। तो जी। एज़ एन अर्ली इंटरवेंशन उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए जो 2-3 बातें हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, उनके साथ ये प्ले करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे को आपको पार्क में लेकर जाना है। पार्क में लेकर जाइए, खाली पैर बच्चों को खेलने दीजिए, बच्चों के बीच में खेलने दीजिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे लेवल का नहीं है तो मेरा बच्चा उनके साथ नहीं खेलेगा। बच्चे बच्चे हैं, उनको खेलने दीजिए, नेचुरल ग्रोथ होने दीजिए बच्चों का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सन बाथ लेना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो घर में मेंबर हैं, वो उनके साथ प्ले करें। उनके डाइट पे भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए।
जैसे अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो उनको स्वीट मीठा वगैरह ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए बच्चे को। और और जो हेल्दी डाइट है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, आजकल ये हमारे जो हम न्यू जनरेशन है, उसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक हो गया है। तो उसकी वजह से भी बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है। गट्स प्रॉब्लम हो रहे हैं। गट्स प्रॉब्लम की वजह से ऑटिज़्म में और एडीएचडी में प्रॉब्लम हो रही है। अगर गट्स हमारा इम्प्रूव हो जाए, आधी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। यू सेड अबाउट द डाइट ऑफ अ चिल्ड्रन। डाइट। तो अगर मैं बात करूँ शुगर इनटेक एक बच्चे के लिए प्लस डाइट, ये इस पर माँ-बाप को क्यों ध्यान देना चाहिए और कितना ध्यान देना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बच्चा कोई मीठी चीज़ खा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 हफ्ते में 1 बार दे दें, हाँ, ताकि बिल्कुल, मीठी चीज़ का ऑप्शन भी है आपके पास। आप जैसे जैगरी दे सकते हैं, जैगरी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, हनी का यूज़ कर सकते हैं, देसी खांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर में नहीं, मतलब 2 दिन, 3 दिन में आप अगर जैसे बच्चा माँग रहा है, तो चीनी की जगह पे उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, 2-3 दिन में 1 बार। 2-3 दिन में। और अगर अदर डाइट की बात करो, तो उसमें बच्चे के लिए क्या इंक्लूड करना चाहिए? बच्चे के जो डाइट है ना, डाइट में आप जितने ज़्यादा फ्रूट्स खिला सकते हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फाइबर जो फ्रूट्स या वेजिटेबल है वो सारी चीज़ें खिलाइए। साथ में एग्स हो गया, फिश हो गया, मिल्क, दही, ये सारी चीज़ें खिला सकते हैं। और अगर हम इसमें चाहें तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा बाहर की चीज़ें माँगता ही है। अगर हम उसे रेगुलेट कर पाएँ लाइक वन्स इन अ वीक, तो ये अच्छी चीज़ है। दे सकते हैं, बच्चे हैं तो कभी ओकेज़नली भी या फेस्टिवल टाइम है तो दे सकते हैं।